स्टॉक मार्केट में आजकल बहुत सारे आईपीओज़ आ रहे हैं, बट आईपीओज़ में जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, और अगर करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए तो क्या-क्या चीज़ें चेक करके हमें ये पता करना चाहिए, डिसीज़न लेना चाहिए। तो आज हम थोड़ा-सा डिटेल में बात कर लेते हैं बेसिक्स के बारे में। जैसे कि आपको आईपीओ की जो जानकारी होती है, आपका जो ब्रोकर है उसकी वेबसाइट पे मिल जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि एक तो है चित्तौड़गढ़.com नाम से, उसके ऊपर आपको जानकारी मिल जाती है। एक और है आईपीओ वॉच नाम से, उसके ऊपर भी आपको इसकी जानकारी मिल जाती है। अब जैसे मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ चित्तौड़गढ़.com, तो हम बेसिकली इसी के बारे में, इससे रिलेटेड ही बात बात करेंगे कि हमको कहाँ पे इसकी जानकारी मिलती है। जैसे ही वेबसाइट के ऊपर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हमें आईपीओ डैशबोर्ड नाम से एक ऑप्शन मिलता है। उसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ, तो हम लोग सब जानते हैं कि एक छोटी कंपनियों के आईपीओ होते हैं जिनको हम एसएमई आईपीओ बोलते हैं, और एक मेन बोर्ड आईपीओ होता है, मतलब ये जो बड़ी कंपनियों के जो आईपीओ हैं जो एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी की है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, पूरा उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं उसको। बाकी हम लोग जैसे मेन बोर्ड आईपीओ है, प्रोसेस और बेसिक माना जाए, देखा जाए तो ये, इसका जो अप्रूवल होता है मेन बोर्ड आईपीओ का, ये सेबी करती है, और एसएमई जो आईपीओज होते हैं इनका जो अप्रूवल होता है वो एक्सचेंजेस वगैरह कर देते हैं। अब यहाँ पे अगले जो हमें चीज़ें चेक करनी होती है वो ये कि इनकी पूरी लिस्ट जो होती है, जैसे मेन बोर्ड आईपीओ की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम बेसिक जो होता है, हमारा जो रिस्क कम होता है वो मेन बोर्ड आईपीओज में ही रहता है। बाकी एसएमई आईपीओज में हमारा रिस्क हाईएस्ट रहता है, और वहाँ पर जो आईपीओ के लिए अप्लाई करने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं वो भी 1 लाख रुपये से ज़्यादा चाहिए होते हैं। और जो मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं उनमें हमको 15,000 से कम कम में ही काम हो जाता है, एक आईपीओ के अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे बहुत सारी लिस्ट अपने को देखने लग जाती है। अभी जो रिसेंट में जितने भी आईपीओज आए हुए रहते हैं वो आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएंगे, और उनकी डेट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कॉनकॉर्ड बायोटेक का जो आईपीओ है वो 4 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में खुला हुआ रहेगा। तो जिस भी आईपीओ की हमें जानकारी लेनी है उसके ऊपर हम लोग क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ये जो कंपनी है ये करती क्या है, और इसका जो आईपीओ है वो कब से कब के बीच में खुला हुआ रहेगा। जैसे हम कॉनकॉर्ड की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे 4 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में खुला हुआ रहेगा। इसकी जानकारी आपको देखो यहाँ पे पूरे अलग से दी हुई है। आईपीओ ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, और कब जो है आपको आईपीओ को अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको अलॉट हो जाएगा स्टॉक। जो आईपीओ है वो अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आपको 11 तारीख तक पता चल जाएगा। मतलब 3-4 दिन के अंदर आपको पता चल जाता है, 3 दिन के अंदर ही पता चल जाता है। वर्किंग डेज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। 3 वर्किंग डे में पता चल जाता है कि अलॉट हुआ कि नहीं हुआ। और चौथे वर्किंग डेज के अंदर आपको जो, अगर अलॉट हुआ है तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, अगर अलॉट नहीं हुआ है तो आपके अकाउंट में पैसे जो है अनब्लॉक हो जाएंगे। क्योंकि जब हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो हमारे पैसे कटते नहीं है खाते से, कटते तभी हैं जब हमें शेयर्स मिलते हैं। अगर नहीं मिलते हैं शेयर्स तो हमारे जो अकाउंट में जो ब्लॉक होते हैं वो जो पैसे वो अनब्लॉक हो जाते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं बैंक के द्वारा। अब यहाँ पे अगर हमें अलॉट हो गए तो 17 तारीख तक, मतलब 5-6 दिन के अंदर में, 5-6 दिन के अंदर में अपने को जो शेयर्स होते हैं वो डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं। वर्किंग डेज की हम बात कर रहे हैं। और बाद में उसके 2 दिन बाद में जो अलॉट होते हैं उसके 2 दिन बाद में हमारा जो शेयर्स होता है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब लिस्ट हो जाता है। सो मोस्टली अपने को यहाँ पे ये मान के चलिए कि हफ्ते भर का टाइम लगता है, हम 7 दिन के लगभग टाइम लगता है। और इसी टाइम को जो है सेबी ने नए रूल के अकॉर्डिंग 3 दिन के अंदर में लेके आने का प्रावधान दिया है, जो कि दिसंबर से चालू हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा हर कंपनी के लिए, दिसंबर 2023 से। सो अभी 7 दिन का टाइम लगता है, बाद में 3 दिन का ही लगेगा लिस्टिंग होने में। मतलब ये जो क्लोजिंग डेट है इससे लिस्टिंग होने वाली जो डेट है ये वाली, इसमें 3 दिन का वक्त लगेगा। अब यहाँ पे कुछ काफ़ी अपने जो क्वेश्चन होते हैं भाइयों की, वो कि जो हम किस दिन को किस टाइम तक अप्लाई कर सकते हैं किसी भी आईपीओ में, तो वो जो लास्ट डे होता है, जैसे यहाँ पे 8 अगस्त लास्ट डे है आईपीओ क्लोजिंग का। तो यहाँ पे हम लोग हमेशा 5 बजे तक, मतलब लास्ट डे के 5 बजे तक, जो आपको जिस भी आप मतलब जो फ़ोन पे हुआ, आपका पेटीएम हुआ, वहाँ पर आपको पेमेंट को अप्रूव कर देना है 5 बजे तक। 5 बजे के बाद में अगर आप पेमेंट अप्रूव कर रहे हैं ना फ़ोन पे, पेटीएम में, तो फिर वो मान्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन है वो लग जानी चाहिए। और लगती कब है? जब आप पेमेंट को अप्रूव कर देते हैं, उसके बाद में उस एप्लीकेशन को लगा हुआ माना जाता है। तो आपको ट्राई कीजिएगा कि आप 3 बजे तक ही ये काम कर दें। और मोस्टली अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आपको 3 बजे तक अप्लाई कर देना है और पेमेंट को भी अप्रूव कर देना है, क्योंकि उसके बाद में क्या होता है ना कि थोड़ी सी ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से कई बार ऐप्स अटक जाते हैं, फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह। और जिस ब्रोकर के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं उनके भी सर्वर्स जो होते हैं वो डाउन होने से लग जाते हैं, क्योंकि 3:30 बजे क्लोजिंग हो जाती है। उसके बाद में जो मार्केट क्लोजिंग का जो आफ्टर मार्केट जो चलता है वो भी चलता है। तो जो ब्रोकर्स होते हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर लोड थोड़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कई बार जो वेबसाइट्स होती हैं वो थोड़ा सा धीरे काम करने लग जाती हैं। और आईपीओ की जो लास्ट डे है उस वक्त तो वैसे भी बाहर बहुत ज़्यादा होता है। तो 3 बजे तक अच्छा काम है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें और समझनी पड़ेगी कि किसी भी आईपीओ में जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि लास्ट डे को अप्लाई करना है, और 12 बजे के बाद में अप्लाई करना है किसी भी आईपीओ के अंदर। उसका मैं रीज़न बताऊंगा कि क्यों बता रहा हूँ आपको। अब जैसे उससे पहले ये चीज़ें देखते थे कि आईपीओ की और इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलेगी। सो जानकारी, बेसिक जानकारी कंपनी क्या करती है, ऊपर मिल गया। इसके बाद में जो प्राइस है कंपनी ने क्या रखा है, कितने शेयर्स का लॉट साइज रखा है, और अपने को एक आईपीओ की फाइल के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, सारी जानकारी अपने को यहाँ पे मिल जाएगी अगर हम लोग रिटेल में काम कर रहे हैं। अब अगले जो है, कंपनी जो पैसे उठा रही है, कितने पैसे उठा रही है आईपीओ के थ्रू, अगर हमें थोड़ी डिटेल में जानकारी चाहिए इसी चीज़ की, तो हम लोग यहाँ पता कर सकते हैं।
कि टोटल जो है इश्यू साइज कितना है और कंपनी कितने पैसे उठा रही है। तो यहाँ पे 1551 करोड़ रुपए उठा रही है, जैसे कॉनकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं कि जो जो टोटल पैसे कंपनी उठा रही है वो किस लिए उठा रही है। तो कंपनी खुद के लिए उठा रही है, कंपनी में पैसे जाने वाले हैं कि कंपनी को बड़ा करना है, उसके लिए पैसे लगाने के लिए चाहिए, या फिर कंपनी में जो पहले से शेयर होल्डर्स जो इन्वेस्ट करके बैठे हैं उनको वो वहाँ पे आईपीओ में शेयर्स बेच रहे हैं, मतलब निकल रहे हैं कंपनी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका हमें अंदाजा यहाँ पर हो जाता है। जैसे ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है कि जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं जो कंपनी में, वो कुछ शेयर्स बेच रहे हैं। कई बार तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सारे शेयर्स बेच रहे होते हैं, कई बार थोड़ा बहुत बेच रहे होते हैं। तो यहाँ पे लिख गया कि इतने शेयर्स बेचे जा रहे हैं इन्वेस्टर्स के द्वारा। एक होता है, दूसरे टाइप के भी होते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे पहले का जो आईपीओ है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे फ्रेश इश्यू, अगर आपको फ्रेश इश्यू दिख रहा है इसका मतलब हुआ कि कंपनी खुद भी मार्केट से पैसा उठाना चाह रही है। तो दो ही टाइप के यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, अब तो ऑफर फॉर सेल, एक फ्रेश इश्यू। फ्रेश इश्यू मतलब कंपनी के पास पैसा जा रहा है, इसका मतलब कंपनी को पैसों की जरूरत है, तो ये अच्छा माना जाता है। और ये ऑफर फॉर सेल जब कंपनी लेके आती है तो यहाँ पे एक थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट जाता है कि कंपनी में जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड शेयर्स जो लोग हैं वो शेयर्स क्यों बेच रहे हैं। तो वहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी जाता है कि क्यों बेच रहे हैं। दूसरा ये भी कि अगर ऑलरेडी इन्वेस्टर्स लोग बेच रहे हैं, इसका मतलब जो आईपीओ का जो प्राइस लेके आए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएशन के ऊपर लेके आए होंगे, ये अंदाज़ा लगाया जाता है। सो ये यहाँ तक चलो हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे अगले जो हमें चीज़ें देखनी वो देखनी कि जो आईपीओ के अंदर में जो अलॉटमेंट होता है वो एक रिजर्वेशन रहता है। एक तो रहता है रिटेल लोगों के लिए, जो हमारे जैसे जैसे लोग हैं, 2 लाख रुपए से कम में लोग पैसे लगाते हैं आईपीओ में। अब 2 लाख से कम कैसे, जैसे हम तो 15,000 में यहाँ पे, तो आईपीओ की एक फाइल के लिए आपको 15,000 रुपये की जरूरत पड़ रही है मेन लाइन में। आप 2 लाख रुपए तक भी लगाएं तो भी आप रिटेल ही माने जाएंगे। बट अगर आप 2 लाख से ऊपर पैसे लगा देते हैं, मतलब मल्टीपल लॉट्स में लगा देते हैं, मान लीजिए आपने 10 लॉट में लगाया तो आप 2 लाख से ऊपर चले गए। 10 लॉट में तो 2 लाख से ऊपर नहीं जाएंगे, 20 लॉट में चले जाएंगे। तो 20 लॉट में आपने लगाया तो 2 लाख से ऊपर चले जाएंगे, तो आप अब किस कैटेगरी में आ गए, आप एचएनआई कैटेगरी में आ गए, मतलब आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में आ गए। अब उसमें भी दो कैटेगरी होती है एचएनआई के अंदर भी, एक होते हैं स्मॉल एचएनआईज, एक होते हैं बिग एचएनआईज। जो 10 लाख से नीचे लगाते हैं वो स्मॉल एचएनआईज होते हैं, और बिग एचएनआई जो 10 लाख से ऊपर लगाते हैं, मतलब अप्लाई करते हैं, वो बिग एचएनआईज है। तो यहाँ पे तो जो रिजर्वेशन है वो ऑलरेडी कंपनी बांट के रखती है। जैसे कि यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि आरआईआईज मतलब रिटेल जो लोग हैं उनके लिए 10% यहाँ पर कोटा रखा हुआ है कंपनी ने, मतलब जो रिटेल लोग हैं उनको 10% ही शेयर्स दिए जाएंगे। 10% और 35%, यहाँ पे दो आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक तो 10% और 35%। 10% अगर पिछले 3 साल में कंपनी को एक बार भी नुकसान हुआ है, मतलब लॉस में बुक किया है, मतलब उन्होंने प्रॉफिट नहीं कमाया पिछले 3 साल में लगातार में कभी भी, तो वो 10% से ज़्यादा शेयर्स रिटेल को नहीं दे सकती है। अगर वो पिछले 3 साल से लगातार वो प्रॉफिट कर रही है कंपनी, तो वो 35% तक दे सकती है रिजर्वेशन। और अगर उन्होंने 3 साल में कभी भी लॉस किया है पिछले 3 साल में, तो वो 10% से ज़्यादा रिटेल को नहीं दे सकती, ये सेबी का रूल है। तो यहाँ पे 10% दे रही है, इसका मतलब पिछले 3 साल में इन्होंने लॉस किया है, जो कि कंपनी का यहाँ पे अपने को जानकारी मिल जाती है, राइट। अब आगे अगली चीज़ हम लोग अगर देख लेते हैं तो यहाँ पे मतलब ये बेसिक रूल है, नहीं दे सकती है। बाकी कंपनी का अगर खुद का भी रहता है रूल की वो देना चाहिए रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए तो नहीं भी दे सकती है, सो वो उस पर डिपेंड करता है। दूसरा जो है वो है क्यूआईबी के लिए। क्यूआईबी का जैसे यहाँ पे इन्होंने रखा है 50% के आसपास रखा होगा। क्यूआईबी के यहाँ पे 50% रखा है। और इसने जो एनआईआईज हैं, जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए इसने कितना रखा है, 15% के आसपास में रखा है। तो इसकी आपको जानकारी यहाँ पर भी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो क्यूआईबी, एनआईआई और रिटेल। एनआईआई कौन होते हैं, वो एचएनआई जो हमने बात की थी, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, पर जिनकी नेटवर्थ हाई है वो है। तो 2 लाख रुपए से ज़्यादा एचएनआई एनआईआई में कैटेगरी में लोग आते हैं। और क्यूआईबी उस कैटेगरी में कौन आते हैं, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशंस के लिए जो बाय करते हैं। अब इसकी दो डेफिनेशन है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स और बायर्स। तो ब्रोकर के थ्रू ही शेयर्स खरीदे जाएंगे, तो ऑफकोर्स इसको ब्रोकर भी बोल देते हैं कुछ लोग बायर्स बोल देते हैं। सो इसी के अंदर में हम लोग जब से एंकर इन्वेस्टर्स का हम लोग नाम सुनते हैं, वो तो एंकर इन्वेस्टर्स भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में ही आते हैं। कई बार जैसे हम लोग आईपीओ देखते हैं, जैसे कि ग्लोबल सरफेस का जो आईपीओ है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जैसे एंकर इन्वेस्टर्स। तो एंकर इन्वेस्टर का जब किसी आईपीओ में अप्लाई करता है तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स के ऊपर लॉक इन पीरियड होता है कि वो अगले आईपीओ के खुलने के 1 महीने बाद तक शेयर्स नहीं बेच सकते, और 1 महीने बाद भी वो सिर्फ 50% शेयर्स ही बेच सकते हैं जितना उन्होंने अप्लाई किया है। और बाकी के जो 50% शेयर्स हैं वो उनको 3 महीने बाद तक बेच सकते हैं। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है कि बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। और दूसरा एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं कौन है, जो आईपीओ में 10 करोड़ से ज़्यादा अप्लाई करते हैं, मतलब 10 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू के लिए शेयर्स में अप्लाई करते हैं, उनको हम बोलते हैं एंकर इन्वेस्टर्स। और एंकर इन्वेस्टर जब अप्लाई करता है किसी शेयर के अंदर में, तो एक कॉन्फिडेंस माना जाता है कि हाँ बड़े लोग हैं वो पैसा लगा रहे हैं, इसका मतलब वो रिसर्च करके नुकसान में तो खाएंगे नहीं वो अपना। तो इसलिए एक पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। और इनके जो शेयर्स होते हैं वो हमारे लिए तो 3-4 दिन का टाइम लगता है, इनके ऑटोमेट उसी दिन अलॉट कर दिए जाते हैं इनको शेयर्स, जैसे, और वो भी आईपीओ खुलने के एक दिन पहले ही। सो हमारे पास में पूरी जानकारी होती है आईपीओ में अप्लाई करने से पहले कि एंकर इन्वेस्टर्स ने कितना अप्लाई किया है, कितने शेयर्स उनको अलॉट हुए हैं। और एंकर इन्वेस्टर्स को जो क्यूआईबी का जो पोर्शन है उसका सिर्फ 60% तक ही एंकर इन्वेस्टर्स को अलॉट कर दिया जाता है, 60% तक ही।
और पूरा ओवरऑल जो आईपीओ का साइज है उसका सिर्फ 30% शेयर ही एंकर इन्वेस्टर्स को अलॉट होता है। सो एक पॉजिटिव न्यूज़ हो गई, और आगे भी इसके बारे में थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्यों बताया था थर्ड डे को आपको अप्लाई करना है, वो भी 12 बजे के बाद में, इसके पीछे रीज़न है। तब तक हमारे पास में ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जैसे ये वाली इन्फॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन टाइम्स की। अब हमें यहाँ पे क्लियरली अगर 12 बजे बाद तक देखेंगे तो क्यूआईबी का पोर्शन में दिख जाएगा कि हाँ क्यूआईबी कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कितना कर रहे हैं। तो उनका जो 50% अगर कोटा है तो वो कितने टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ 10% ही कोटा था। और क्यूआईबी क्योंकि ये बड़े लोग हैं तो ये अच्छे से रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें थोड़ा सा अंदाजा मिल जाता है कि हाँ आईपीओ ऊपर खुल सकता है कि नीचे खुलने की उम्मीद है या फिर वहीं पे खुलने की उम्मीद है। तो यहाँ पे इसका देखने का मौका। दूसरा एनआईआईज को हम देख सकते हैं, तो एनआईआईज तो नॉर्मल पब्लिक ही होती है, किसी के पास में 10 लाख से ज़्यादा पैसे है, उसने अगर अप्लाई कर दिया तो वो एनआईआई की कैटेगरी में आ जाएगा, राइट, एचएनआई की कैटेगरी में आ जाएगा। और रिटेल तो यहाँ पे है ही। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरत मालूम होती है। एक तो ये वाला जो डेटा है कि ये कितना है, ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, पॉजिटिव न्यूज़ है ये। दूसरी जो पॉजिटिव न्यूज़ है, ये जो चित्तौड़गढ़ है यहाँ पर इनका जो एक एनालिस्ट है वो दिलीप देवड़ा, वो खुद अपना अप्लाई करना है, अवॉइड करना है, या फिर मैं अप्लाई कर सकते हैं, इस टाइप से अपनी रिसर्च करके यहाँ पे अपना एडवाइस देते हैं, तो ये अपने को हेल्पफुल हो जाता है। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट, कोई भी जब स्टॉक होता है जो आईपीओ आता है उसकी एक हवा बनती है कि वाह वाही बनती है, तो वो जो वाह वाही है वो हमें कहाँ नजर आती है, वो हमें जीएमपी में नजर आती है, ग्रे मार्केट प्राइस। अब वो वाह वाही है वो किसी भी रीजन की वजह से बन सकती है, वो कंपनी बहुत सस्ते में शेयर्स दे रही है उसकी वजह से बन जाती है, कई बार आईपीओ बहुत ज़्यादा अच्छे खुल रहे होते हैं उसकी वजह से बन जाती है, कई बार जो कंपनी होती है उसके क्लाइंट्स बहुत अच्छे होते हैं तो लोगों की उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उस कंपनी को लेकर, उसकी वजह से बन जाती है। तो हवा किसी भी वजह से बन सकती है, तो वो जो हवा है वो हमें जीएमपी में दिखती है, तो यहाँ पे जीएमपी आपको प्राइस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर किसी कंपनी का जीएमपी बहुत अच्छा खासा चल रहा है 50% 30%, अगर मेन लाइन आईपीओ उसका 30% से अगर अबाव भी चल रहा होता है तो उसको अच्छी हवा मानते हैं, काफ़ी अच्छी हवा मान लेते हैं 20-30% के आसपास में भी। तो 3 चीज़ें हमें अब तक देख ली, एनालिस्ट ने क्या बोला है और क्यूआईबी पोर्शन क्या बोल रहा है और यहाँ पे हवा कैसी बनी हुई है। जो फोर्थ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम बोलते हैं वैल्यूएशन, कि जो ऑलरेडी इसी सेक्टर में जो ऑलरेडी कंपनीज काम कर रही हैं वो कंपनीज के मुकाबले जो नई कंपनी आ रही है ये किस हिसाब से वैल्यू मांग रही है, किस हिसाब से शेयर्स मांग रही है। मान के चलिए कि जो ऑलरेडी जो कंपनीज है उनका पीबी रेशियो है वो 5 है, ये कंपनी लेके आई पीबी रेशियो 10 के ऊपर, तो मतलब ये ज़्यादा पैसा मांग रही है जो ऑलरेडी लिस्टेड है उनसे, इसका मतलब नेगेटिव पॉइंट। अगर उसके आसपास है उससे नीचे मारी इसका मतलब पॉजिटिव पॉइंट। पी रेशियो मतलब कमा कितना रही है, तो नेगेटिव में माना जाएगा। अगर 50 का पी है जो मान लीजिए अगर मार्केट में जो ऑलरेडी लिस्टेड हो कंपनी का, और इसका जो पी है जो ऑलरेडी जो ये आ रही है नहीं, इसका अगर 50 से अबव पी है इसका मतलब ये नेगेटिव पॉइंट है। तो हमने कितने पॉइंट्स देख लिए, 4, तो ये 4 ही पॉइंट्स आपको देखने हैं। कॉम्पिटिटर्स के साथ में कंपेयर कर देख लो, आपको वैल्यूएशन का पता चल जाएगा कि कितनी हवा में हमसे पैसा मांग रही है, लूटने की कोशिश कर रही है कि नहीं कर रही है आईपीओ के थ्रू। दूसरा दिलीप देवड़ा जी। तीसरा ये हवा कितनी बनी हुई है जीएमपी के थ्रू। और चौथा वो जो क्यूआईबी का पोर्शन है वो कितना सब्सक्राइब हो रहा है। अगर ये चारों चीज़ें हमने अच्छे से देख ली, समझ ली, तो हमारा जो आईपीओ का जो सपना होता है, आईपीओ में जो पैसे कम, मतलब हमारा पैसा जो है अटके नहीं, जैसे पेटीएम में अटक गया, जिस तरीके से एलआईसी में भी तक अटका हुआ है काफ़ी लोगों का, वो अटके नहीं, तो हमारे जो पैसे हैं वो अटकने से बच जाते हैं। आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बट हम जैसे आईपीओ में बात कर रहे हैं, आईपीओ के अंदर में तो पूरे प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मोस्टली 5 लोग ही होते हैं। एक तो हो गया बुक बिल्डर्स जिनको हम लीड मैनेजर्स भी बोलते हैं, एक होता है मर्चेंट बैंकर्स, एक होता है रजिस्ट्रार्स, ये लीड मैनेजर्स ही हो गया बैंकर्स, अंडर राइटर्स एंड मार्केट मेकर्स, ये हैं। इनका अलग अलग रोल क्या होता है। मर्चेंट बैंकर्स का तो रोल ये होता है कि जो पैसा हम लोग अप्लाई करने में लगाते हैं तो मर्चेंट बैंकर ही कंपनी को पैसे देता है, मतलब लेके कंपनी को देता है। तो ये जो रोज का आदान प्रदान होगा आईपीओ के थ्रू, और आईपीओ के बाद में भी जो आदान प्रदान होगा, राइट इशू जारी करते हैं, तो वो मर्चेंट बैंकर देखता है। रजिस्ट्रार का काम क्या है, जो कि नॉर्मल रजिस्टर का काम होता है, वो जैसे के फिनटेक, उसका काम है शेयर्स का अलॉटमेंट देखना, शेयर्स किस बंदे को कितना शेयर्स मिला हुआ है। जैसे हम लोग रोज खरीद बेच करते हैं शेयर्स का, तो इस पूरी जो जानकारी होती है रजिस्ट्रार के पास में होती है कि आज के दिन जो शेयर्स हैं किसके डीमेट अकाउंट में पड़े हुए हैं, किसको देने हैं, किससे निकालने हैं। ये जो पूरा काम है आईपीओ के बाद में भी पूरा कौन देखता है, रजिस्ट्रार देखता है। ये बैंकर्स और अंडर राइटर्स ये होते हैं गारंटर्स, कि कोई भी जो आईपीओ का जो प्राइस सेट होता है उसकी एक गारंटी लेते हैं कि ये जो आईपीओ प्राइस है इसके ऊपर अगर आईपीओ पूरा का पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ, अगर पब्लिक ने नहीं खरीदा है, तो ये आईपीओ जो है, ये जो शेयर्स हैं मैं खरीदूंगा, राइट, ये गारंटी देता है उस प्राइस की। तो ये हो गया अंडर राइटर्स। उसके बाद में होते हैं मार्केट मेकर्स। मार्केट मेकर्स कौन होते हैं, आईपीओ एक बार लिस्ट हो गया उसके बाद में मार्केट के अंदर में उस आईपीओ की हवा बनाना, मतलब उस आईपीओ को बिकवाना, उसको मतलब रेगुलरली उसका जो बिड और जो जो हम लोग देखते हैं वो प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, उस चीज़ को मैनेज करने का काम कौन करता है, मार्केट मेकर्स। और एक जो लास्ट बचा लीड मैनेजर्स। लीड मैनेजर्स वो होते हैं जो कि आईपीओ का पूरा प्रोसेस स्टार्ट शुरू से लेकर के आईपीओ लिस्ट होता है तब तक का पूरा प्रोसेस को देखते हैं, वो होते हैं लीड मैनेजर्स।
कितने वेब आईपीओ को प्राइस करना है, कितनी एसेट्स हैं उनको वैल्यू निकालना, सेबी के पास में ड्राफ्ट को सबमिट करना, फिर एक्सचेंज के पास में ड्राफ्ट को सबमिट करना, सब जगह से अप्रूवल लेना, ये पूरा काम कौन देखता है? लीड मैनेजर्स। और ये जो सारे लोग हैं ये सारे आपस में मिलकर काम करते हैं, क्योंकि अंडर राइटर को गारंटी लेनी है तो वो प्राइस ज़्यादा रखने नहीं देगा, क्योंकि वो बोलेगा कि मैं इतने तक की गारंटी दूंगा, वो एसेट्स को रीड करके। रजिस्ट्रार का काम है पूरा मेंटेन रखना, शेयर्स किसको मिला किसको नहीं मिला, किसके पास में है। बैंकर मर्चेंट बैंकर का काम पैसे आए कितने आए किसको देने हैं शेयर्स, उस हिसाब से पूरा मैनेज करना, बैंक मतलब अकाउंट को मैनेज करना। मार्केट मेकर का काम है कि शेयर्स बिकें, मतलब सारे के सारे बिक जाएं, उस चीज़ का काम करना। तो ये सभी अपना अपना जो है इनका फीस जो होता है फिक्स रहता है आईपीओ के अंदर में, ये अपना अपना फीस लेते हैं और काम करते हैं। रजिस्ट्रार का और मर्चेंट बैंकर का काम आईपीओ के बाद में भी बना रहता है, मार्केट मेकर का भी आईपीओ के बाद में काम बना रहता है। जो ये जो लीड मैनेजर्स होते हैं इनका काम आईपीओ आते ही लिस्ट होते ही खत्म हो जाता है, उनका फिर वो अलग अलग आईपीओ के पीछे भागते हैं, दूसरी कंपनी का आईपीओ लेके आते हैं। राइट, तो ये पूरा का पूरा रोल है आईपीओ के अंदर में, और ये सारे बीच के लोग हैं। और आई थिंक मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आईपीओ के बारे में पूरा डिटेल में जो बातें समझाना चाह रहा था वो मैं यहाँ पे समझा पाया हूँ, और आई होप दिस विल बी हेल्पफुल टू यू, एंड फाइनली सी यू टुमारो।